हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। और आज के टॉपिक में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को जानेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने कोर्स वर्क के लिए पढ़ रहे हैं तो भी ये जो क्वेश्चन है ये मैनेजमेंट में पूछा ही जाता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या थे, कौन कौन से हैं, किसने दिए हैं। साथ ही अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स बहुत आ रहे हैं, जिसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं ये रिपीटेड होते हैं। मतलब इसके बारे में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये इस एक वीडियो से आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि F.W. टेलर ने दिया था। तो F.W. टेलर में W का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये जो इनका है ये पूरा नाम है वो है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि F.W. टेलर जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या था इनके नाम का, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये जो टेलर साहब थे इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो किस आधार पे दिए। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्यों कहा जाता है? तो F.W. टेलर जो है वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर थे, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एक मैकेनिक के तौर पर किया था, और वो जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पे धीरे 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 उन्होंने एक अच्छी पोजीशन को अचीव किया था। अब उन्होंने एज मैकेनिक काम करना शुरू किया वहाँ पे, तो वो वर्कर्स की जो लाइफ थी, लाइन ऑफ वर्कर्स थी, वो किस तरीके से किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, उनको क्या परेशानियाँ हो रही हैं, वो सब भी उन्होंने देखी। फिर वहाँ पे वो धीरे धीरे मैनेजरियल पोजीशन पर पहुँचे, तो उन्होंने ये भी देखा कि मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को लेकर के किस तरीके से का रवैया रखती है, क्या सोचती है। तो दोनों ही तरफ से उनको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों की। तो वो इस नतीजे पर पहुँच पाए कि भाई जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो भी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे एक वर्क फोर्स इन्वॉल्व है, यानी जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो इनएफिशिएंटी का मेन रीज़न है वो है वेस्टेज। और वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी हो सकता है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो सकता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं अगर वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, यानी इवैल्यूएटेड नहीं है उनके काम करने का जो समय है कि कितना होना चाहिए, तो वो वेस्टेज में ही काउंट होगा। टेलर डिफाइंड मैनेजमेंट, इन्होंने अपना जो डेफिनेशन दिया था वो है द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी सबसे पहले बीइंग द मैनेजर ऑफ द कंपनी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपके जो वर्कर्स हैं वो क्या काम करें, किस तरीके से काम करें। ठीक है, यानी आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ का पता होना चाहिए कि कौन किस में क्या स्किल है, कौन क्या काम कर सकता है, उसकी पोटेंशियल क्या है। बेस्ड ऑन दैट आप उसको उस पोजीशन पे लगाएंगे, उस काम को असाइन करेंगे। और साथ साथ में ये मॉनिटर भी करना कि जिस पोजीशन पे आपने उन लोगों को रखा है क्या वो उस काम को सही तरीके से कर पा रहे हैं या उनकी तरफ से कोई कमी है। अब अगर सही कर रहे हैं इट्स ओके, नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कॉज जानने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे कोई काम असाइन किया गया है और मैं उसको सही तरीके से नहीं कर पा रही हूँ तो उसके पीछे दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि या तो मैं उस काम को करना ही नहीं चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे नहीं आता है वो काम जो असाइन किया गया है, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए। तो ये सब करेक्शंस किए जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उसमें कम से कम लागत में अच्छे से अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले, यानी वेस्टेज कम हो, मटेरियल का भी और उनके समय का भी। तो ये इनकी डेफिनेशन है जो कि आप सब याद कर लेंगे। कहीं भी आपको अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो उसमें ये स्टेटमेंट लिख करके कोट करके और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, ही वॉज द फर्स्ट हु लेड एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजिंग एन एंटरप्राइज। ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये कहा कि किसी भी एंटरप्राइज यानी एक संस्था में साइंटिफिक अप्रोच को हम अगर फॉलो करें तो हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करने के पीछे इन्होंने ही क्या नाम है अपनी थ्योरी दी थी सबसे पहले, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। सबसे पहले यही थे ये कॉन्सेप्ट देने वाले। उसके बाद हिज फिलोसफी एंड आइडियाज़ आर गिवन इन हिज बुक। अब ये आइडियाज़ कहाँ से आए, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि इनकी एक किताब आई थी और उस किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें इन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे थे। और ये कॉन्सेप्ट्स कैसे लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि जब ये काम कर रहे थे उस कंपनी में तो उन्होंने अपने इन प्रिंसिपल्स को वहाँ पे अप्लाई करके देखा था। अब आप ये कैसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग कोलन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि उनका ट्रायल किया गया है। ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करके देखा गया है। जब आप रिसर्च करते हैं या रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं
तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि भाई यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है, आपने जो डिराइव किया है क्या आप उसको हर किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो रिजल्ट आया है। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके देखे और फिर इन्होंने कहा कि हाँ जी ये प्रूवन है और ये काम करता है, हम साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको देखते हुए इनको ये जो टाइटल दिया गया था द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो दिया गया था। फिर अब ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। साइंटिफिक 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 तब से आप सुन रहे हैं, तो ये होता क्या है? यूज़ ऑफ सिस्टमेटिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड देयर टेक्निक्स इन वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस, उसी को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजरियल फंक्शन क्या होंगे? यानी वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो आप अपनी वर्कफोर्स से अपने मॉनिटरशिप में करवा रहे हैं, अपने सुपरविज़न में करवा रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को जब आप इवैल्यूएट करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करेंगे। आप सिस्टमेटिक तरीका यूज़ करेंगे, एक लॉजिकल तरीके से सोचेंगे कि कैसे किस काम को किया जाना चाहिए, तो उसी को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कह देते हैं। इट मीन्स दैट यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी सिर्फ ये नहीं कहना कि भाई मैं मैनेजर हूँ, मैंने कह दिया इसलिए ये काम होना चाहिए, नहीं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप किस बेसिस पे कह पा रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वर्क फोर्स में जो 4 लोग हैं वो चारों के चारों 12 घंटे काम करें, तो उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग क्या है? क्या वो 12 घंटे काम कर सकते हैं? आपने ये इवैल्यूएट किया है, आपने कोई साइंटिफिक टेक्निक लगाई है या नहीं लगाई है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने देर तक काम कर सकते हैं, ब्रेक कितनी देर का होना चाहिए। आप सब जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या जो वर्किंग हैं, सबको एक ब्रेक मिलता है। जितने भी घंटे की आपकी जॉब हो उसके बीच में आपको ब्रेक ज़रूर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली काम नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट साइड पे हैं और आप ये सोचें कि मैं 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ाई कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका कंसंट्रेशन जो है वो थोड़े ही समय तक रहेगा मेंटेन, उसके बाद में आपका ध्यान भटकने लगेगा। तो अगर आप कहीं पर काम भी कर रहे हैं तो आपका जो काम है, आपकी प्रोडक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत समय तक एक ही जगह पर नहीं रह सकते, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे निकल कर आई हैं, इसके पीछे हमने अप्रोच कौन सी लगाई है? साइंटिफिक अप्रोच लगाई है। हमने इवैल्यूएट किया है चीज़ों को कि क्या सही है, क्या गलत है, कितनी देर में क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ईच एक्टिविटी इन डिटेल एंड डूइंग द वर्क इन सच अ मैनर सो दैट वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी बारीक से बारीक काम, छोटे से छोटी एक्टिविटी जो है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, सिर्फ मेजर एक्टिविटीज़ को नहीं। मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कोई एक फर्म है जहाँ पे दवाइयाँ बनाने का काम होता है या कोई भी ऐसी चीज़ बनती है जिसकी पैकेजिंग होती है, तो क्या वो प्रोडक्शन हाउस से निकलेगा, यानी किसी मशीन से बन करके आया और सीधा पैकेट में चला गया? ऐसा तो नहीं होता। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहले वो दवाइयाँ बनती हैं, उसके बाद उनका क्वालिटी चेक होता है, जो उसमें से ख़राब हैं उनको अलग किया जाता है, उनका साइज़ वगैरह चेक किया जाता है। उसके बाद में उनको पैकेट्स में या छोटे छोटे बॉटल्स में फिल करके और फिर उनको बड़े बड़े कॉटन बॉक्स में पैक किया जाता है। तो वो मैन्युफैक्चर होने से लेकर के पैकेज होकर डिलीवर होने तक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें और बहुत सारी प्रोसेस हो रही है। तो हर एक प्रोसेस को, हर एक एक्टिविटी को, इवन उसको पैक करने का जो काम हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी चेक करने का काम हो रहा है, उसको, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करना ही डिटेल में ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कि जब आप हर एक एक्टिविटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका 5 मिनट का भी समय बच रहा है तो वो भी बहुत यूज़फुल है। आप पूरे दिन में अगर हर एक घंटे में 2 मिनट भी बचा पा रहे हैं तो वो भी यूज़फुल है। यानी बहुत बड़ा चेंज नहीं लाना है कि आपने बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको अगर 2 मिनट 3 मिनट का भी यूटिलाइजेशन जो है वो हो पा रहा है तो वो भी यूज़फुल है। ये कॉन्सेप्ट बस यही समझाना चाहता है। अब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रूव्ड विद हिज प्रैक्टिकल थ्योरीज दैट साइंटिफिक मेथड कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू मैनेजमेंट। इन्होंने तो भाई अपना ट्रायल वगैरह किया और अपने कॉन्सेप्ट को कहा कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसको चेक करके इम्प्लीमेंट करके देखा है वर्कफोर्स के ऊपर। एंड ही गेव 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 5 प्रिंसिपल्स हैं, कहीं आपको 5 मिलेंगे, कहीं आपको 4 मिलेंगे, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी जब आगे पढ़ाऊँगी तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। टेलर गेव मच इम्पोर्टेंस ऑन द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ वर्कर्स एट एन ऑपरेशनल लेवल। यानी ऑपरेशनल लेवल कौन सा होगा? देखिए 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। ऑपरेशनल लेवल को कहीं कहीं आप लोअर लेवल भी कहते हैं। तो इसमें मैनेजर्स का रोल जो है वो ऑपरेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में काम हो रहा होता है, जहाँ पे आपकी लीडरशिप की, आपकी सुपरविज़न की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप किस तरीके से अपने वर्कफोर्स को लीड कर पा रहे हैं, उनसे काम करवा पा रहे हैं।
तो उसी पे जोर दिया गया है, एक तो मैनेजरियल स्किल का इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा वर्कफोर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है मैनेजमेंट का दैट एग्जामिन्स एंड इंटीग्रेट्स वर्क फ्लो. Its principal goal is enhancing economic performance, especially labor potency, and it was one of the initial efforts to implement science to the design of method and to management. इसमें दो चीज़ों की बात करेंगे. एक इकोनॉमिक वर्ड आया है, यानी लेबर की जो पोटेंशियल है वो बढ़नी चाहिए. लेबर का मतलब होता है स्टाफ, वर्कफोर्स कहते हैं, स्टाफ कह सकते हैं. तो उनकी पोटेंशियल यानी उनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है. और साथ में ये भी ध्यान देना है कि बेस्ट और चीपेस्ट वे में, यानी कम से कम लागत में काम हो और वेस्टेज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो, यानी ना के बराबर हो. तो जब वर्कर्स जो हैं वो ट्रेंड होंगे, एफिशिएंट होंगे, उनका समय बचेगा, हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज होगी, तो डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा. कैसे होगा? आपका समय कम जा रहा है यानी ज़्यादा काम हो रहा है, आपके मटेरियल की वेस्टेज नहीं हो रही है, तो वहाँ से भी आपको इकोनॉमिक फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है. चीज़ें ख़राब कम निकल रही हैं, ठीक है, पैकेजिंग अच्छे से हो रही है, तो मार्केट से आपकी चीज़ें वापस कम आएंगी. अगर कोई भी डिफेक्ट निकलता है किसी भी प्रोडक्ट में तो वो वापस आता है. तो अगर आप हर एक चीज़ मॉनिटर करके पहले से ही दे रहे हैं तो वो कॉस्ट जो है आपकी वो बच जाएगी. फिर पहला रूल आता है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ये इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसमें पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि हम साइंस का इस्तेमाल करेंगे. देखिए इसमें जो कॉमा लगा हुआ है साइंस के बाद, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये कॉमा हटा देंगे तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा. तो जैसे ही लिखा है वैसे ही लिखना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. यानी आपने एक कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे ये बात होती है कि सेंट्रलाइजेशन में जो पावर टू टेक डिसीजन एंड एक्शन है वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है जो कि टॉप लेवल में होता है. फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है जो उसके सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको. तो यहाँ पे कहा गया है कि हमें सेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, रूल ऑफ थंब नहीं चलाना है. यानी जो मैनेजर है वो ऐसा ना करे कि जो मैं कह रहा हूँ वही काम होगा, नहीं, उसके हिसाब से काम नहीं होना चाहिए. साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से काम होना चाहिए कि जो सही है वो हो, जो मैं चाहूँ वो ना हो, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ती हैं. टेलर फोकस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ वर्क टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब. इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया? क्योंकि पहले ऐसा ही काम होता था जो उन्होंने अपने समय पे देखा था कि ज़बरदस्ती लोगों से फोर्सफुली काम करवाया जाता था और 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी या उससे भी ज़्यादा की होती थी. तो और ये ध्यान नहीं दिया जाता था कि क्या वो इतना काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक लिमिट से ज़्यादा काम करेंगे तो एक्सीडेंट्स होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो वो रिस्क फैक्टर को भी इवैल्यूएट नहीं किया जाता था. तो ये इस तरीके की चीज़ें ना हो इसलिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. एंड ही बिलीव दैट इवन अ स्मॉल एक्टिविटी कैन बी प्लान्ड. इन्होंने ये कहा कि हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी को भी हम बहुत सही तरीके से प्लान कर सकते हैं जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और जो ह्यूमंस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका टाइम और उनकी एनर्जी दोनों सेव होती है, तो उससे प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है. This decision should be based on scientific analysis and the cause and effect relationship rather than the rule of thumb, where the decision is taken according to the manager's personal judgment. मैं मैनेजर हूँ, या आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप मैनेजर हैं या मैनेजर के रोल में लाइब्रेरियन हैं, तो आप अपने वर्क फोर्स से कह रहे हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आप कीजिए, लेकिन उसके पीछे का आप कोई भी रीज़न नहीं जानते हैं कि क्या वो इस काम को कर सकता है या नहीं, एफिशिएंट है या नहीं, या इसको करना चाहिए या मुझे किसी और को देना चाहिए. नहीं, आप कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो भी एनालाइज करना ज़रूरी है कि क्या किस चीज़ को करने के पीछे क्या रीज़न है. ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका यूज़फुलनेस क्या है, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करना ज़रूरी है. दूसरा आता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. टेलर रिकॉग्नाइज द क्लास कन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजर. उन्होंने खुद भी काम किया, वो खुद आगे मैनेजरियल पोजीशंस तक गए, तो उन्होंने ये देखा कि जो वर्कर्स हैं यानी जो स्टाफ है उनके बीच में और जो मैनेजरियल पोजीशन पर लोग हैं उनके बीच में हमेशा एक अनसेड कन्फ्लिक्ट रहता ही है. वर्कर्स को ये लगता है कि भाई हमसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमारे लिए संस्था सोच नहीं रही है. और दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट है उसको ये लगता है कि भाई वर्कर्स को तो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो इतना वर्थ नहीं है, उनका काम इतना अच्छा नहीं है. तो ये कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है. तो इन्होंने क्या कहा, ही एम्फेसाइज्ड दैट देयर शुड बी नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स, कि दोनों के बीच में ये जो कोल्ड वॉर है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये नहीं होना चाहिए. दोनों को ये समझना ज़रूरी है कि संस्था को वर्कर्स की और वर्कर्स को उस संस्था की ज़रूरत है.
दोनों एक दूसरे के बिना अपना काम नहीं चला सकते हैं। आप अगर लाइब्रेरियन हैं, आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, तो आपके अंदर 10 लोग काम करेंगे, आप अकेले हर एक काम नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए मुझे सोचना है, ठीक है, उनकी भलाई के लिए और उनके फ़ायदे के लिए सोचना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें भी ये समझना ज़रूरी है कि वो आपके लिए इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे हैं, उस संस्था से जुड़ने के पीछे उनका अपना भी मोटिव है, साथ साथ में वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी ज़रूरी है। एंड in order to achieve this harmonious relation, he focused on mental revolution, which means the workers and managers should transform their thinking. In such a situation, management aims at providing better working environment to the employees and sharing the gain of the company. अब क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा कब हो पाएगा? जब मेंटल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। इसको कहीं कहीं पे थर्ड प्रिंसिपल की तरह भी दिखाया गया है। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है, यानी अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। किसको? दोनों को, मैनेजमेंट को, जब मैनेजमेंट यानी संस्था को भी और साथ में वर्कर्स को भी। तो वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक वगैरह ना करें, ठीक है, जिससे कि काम रुक जाए। दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसे ये ध्यान देना ज़रूरी है कि उसके जो वर्कर्स हैं वो जहाँ काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट कैसा है, उनका वहाँ का रिस्क फैक्टर कैसा है, उसके बारे में सोचें। उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें, उनको बेटर सैलरी प्रोवाइड करें जो वो डिज़र्व करते हैं। साथ साथ में अगर उनको बेनिफिट होता है तो उस बेनिफिट का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एज बोनस या किसी भी फाइनेंशियल इंसेंटिव के तरीके से उनसे शेयर किया जाए, ताकि उनको भी बिलोंग्ड फील हो कि हाँ मैं भी इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ और मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है अपने काम का। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। According to this, there should be cooperation between management and workers instead of individualism. यानी दोनों ही अपने अपने बारे में सोचकर काम ना करें, एक दूसरे के बारे में सोच करके आपस में मिलजुल कर काम करें। दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी जो सेकंड प्रिंसिपल है हमारा, ये उसी का एक्सटेंशन है। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दोनों को समझना ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये सेकंड प्रिंसिपल कहता है हमारा। एंड देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन देम, इसलिए दोनों को आपस में मिलजुल कर काम करना ज़रूरी है और कंपटीशन को रिप्लेस करके हमें कोऑपरेशन को लाना ज़रूरी है। फॉर अचीविंग दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड वेलकम द कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ एंड सजेशन ऑफ द वर्कर्स। अब ये कैसे हो पाएगा? दोनों के बीच में कोऑपरेशन के लिए क्या ज़रूरी है? जो मैनेजमेंट है जब वो अपने वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने देगी, यानी अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, हायर पोजीशन पर हैं और आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आप उनके इनिशिएटिव्स को भी लीजिए, उनसे भी पूछिए कि भाई अगर हम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आपका क्या मानना है, आप क्या सजेशंस देने चाहेंगे, और अगर किसी का सजेशन अच्छा है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी कोऑपरेशन हो पाएगा। एंड द वर्कर्स शुड बी प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड फॉर द सजेशन। जो भी वो सजेशन दे रहे हैं अगर अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड दीजिए उस चीज़ के लिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ आपने जो कहा है ये भी चीज़ अच्छी है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो काम कर रहा है ऑपरेशनल लेवल पे वहाँ की चीज़ें वही बेहतर बता पाएगा। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपने वहाँ पर काम नहीं किया हुआ है। तो वो सिचुएशन के बारे में अगर एनालाइज करना है तो एक्चुअली में बात जो है वो वर्कफोर्स से ही करनी पड़ेगी। फॉर गुड सजेशंस, वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑन द अदर हैंड, वर्कर्स शुड अवॉइड अनरीजनेबल डिमांड एंड स्ट्राइक्स एंड शुड वर्क एफिशिएंटली फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी सिर्फ संस्था ही अकेले जिम्मेदार नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो दोनों को ही एक दूसरे के लिए सोचना ज़रूरी है। तो वर्कर्स को भी अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी डिमांड्स ऐसी हैं जो संस्था पूरी नहीं कर सकती है तो आपको यही लगेगा कि भाई हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अगर आपकी डिमांड्स जो हैं वो रीज़नेबल होंगी, जिसको माना जा सके, तो वो भी उसके लिए काम करना चाहेंगे। अननेसेसरी स्ट्राइक्स पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे दोनों का ही नुकसान होगा। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। टेलर फोकस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। उन्होंने क्या कहा, साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करने के पीछे मेन रीज़न यही था कि हमारी एफिशिएंसी बढ़े, हमारी यानी किसकी, वर्कफोर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे हमारी संस्था की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोनों का फ़ायदा है। और इनके हिसाब से हर एक संस्था शुड फॉलो साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। यानी आपने जो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के मेथड्स पढ़े हैं
वो जो है वो खाली ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया लिया गया है उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिसमें आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपका क्या नाम है फील्ड वर्क होगा। हर एक चीज़ देखने के बाद में हम एक फाइनल कैंडिडेट तक पहुंचते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि भाई सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके पीछे साइंटिफिक टेक्निक यूज़ होनी चाहिए, ताकि 10 लोगों में से अगर आप किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो बेस्ट हो आपके पास में, ठीक। देन दे शुड बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, कि क्या वो उस काम को करने के लिए हर तरीके से फिट है कि नहीं है, उसके आधार पर वो काम असाइन होना चाहिए। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगे? किसी न्यू रिक्रूट को लेकर के आए हैं तो उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। आपने उसको ट्रेन कर दिया, वो अच्छे तरीके से काम करेगा जिससे उसके रिस्क कम हो जाएंगे। एंड दिस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विल बी बेनिफिशियल, जो कि दोनों के लिए ही बेहतर होगी। अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो उससे मुझे भी बेनिफिट होगा, साथ में मेरी संस्था को भी बेनिफिट होगा। तो ट्रेनिंग इसलिए करवाई जाती है। अब हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उनका क्या मीनिंग है। अब कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि साइंटिफिक अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं तो उसके पीछे कौन कौन सी टेक्निक्स लगती हैं। सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द वर्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फोरमैन। टेलर बिलीव्स दैट वन फोरमैन इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। फोरमैन का मतलब है सुपरवाइज़र, और इनका ये कहना है कि एक ही सुपरवाइज़र जो है वो हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए ईच वर्कर शुड बी सुपरवाइज बाय सेवरल फोरमैन। यानी जो वर्क फोर्स है उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे सुपरवाइजर्स होने चाहिए। टेलर सजेस्टेड दैट 8 स्पेशलिस्ट आउट ऑफ 4, these 4 will be responsible for looking after the planning work and the other 4 will be responsible to supervise and execute the work। यानी अगर 8 सुपरवाइजर्स हैं तो उसमें से 4 लोग क्या करेंगे, वो प्लान्स बनाने का काम करेंगे कि किस तरीके से होगा, कितने लोग लगेंगे, कितना फ़ंड लगेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और बाकी के जो 4 लोग हैं वो एक्चुअली में उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करेंगे। वो लोग वर्क फोर्स के साथ इन्वॉल्व होकर के काम करवाएंगे प्रैक्टिकल रूप से। तो ये फोरमैनशिप हो गया। नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड सेट करने हैं। अब स्टैंडर्ड्स किससे होंगे, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। साथ साथ में कुछ वर्कर्स के लिए भी स्टैंडर्ड्स होंगे कि उनका जो काम है वो किस लेवल का होना चाहिए, कितना एफिशिएंट होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मीन्स स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल, मशीन मेथड्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। जहाँ आप काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, और मटेरियल जो आप यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना। यानी आप जब काम कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, मटेरियल कुछ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हटा देना इज सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मीन्स सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑपरेशनल फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्क साफ साफ लिखा हुआ है, हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, वर्क कंडीशन की स्टडी कर रहे हैं। जो काम हम करवा रहे हैं लोगों से उसकी स्टडी कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क स्टडी इज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। हर एक चीज़ के ऊपर साइंटिफिक अप्रोच में आप कुछ भी मेथड पढ़ें, टेक्निक पढ़ें, प्रिंसिपल्स पढ़ें, हर चीज़ ये कहेगी कि भाई इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ही होगा, नथिंग एल्स। Main objective of the work study is to improve the efficiency by making optimum utilization of resources। resources में क्या क्या आ सकता है, मैन, मटेरियल, मनी। ठीक है, तो मैन, मटेरियल, मनी 3 चीज़ें हैं। आपके वर्कर्स भी आ गए, आपके प्रोडक्ट भी आ गया और आपकी फाइनेंसेस भी आ गए, तीनों चीज़ें। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम मेथड की स्टडी करते हैं। मेथड स्टडी ये कहता है कि 4 तरीके से किसी एक काम को मत कीजिए, आप एक बेस्ट वे ढूंढिए। फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। किसी भी काम को करने के लिए एक ही तरीका ढूंढो जो बेस्ट हो, 4 अल्टरनेटिव्स को छोड़ दो, उससे आपका समय बचेगा। नेक्स्ट इज़ मोशन स्टडी। डिटेक्ट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। जब आप काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्क फील्ड पे, तो वहाँ पे आप जो अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ से वहाँ तक जाना, चीज़ों को लेकर के आना, उसको हटाना। मान लीजिए आप एक मशीनरी पे काम कर रहे हैं, उसमें आपको वहाँ से हर आधे घंटे के बाद हट के कहीं से दूसरा सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आपका वो 5 मिनट आने जाने में जो लग रहा है वो अननेसेसरी मूवमेंट है,
उसको हटाना। आप अगर घर में काम कर रहे हैं, सपोज आप किचन में काम कर रहे हैं और आपने सारी चीज़ें इधर उधर अलग अलग बिखेर के रखी हुई हैं, तो आपको एक बार इधर से कुछ लेकर आना पड़ेगा, एक बार ऊपर वाले रैक से निकालेंगे, फिर नीचे ड्रॉर से निकालेंगे। तो ये सब अननेसेसरी मूवमेंट है जिससे आपका एक्स्ट्रा समय जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। आप पढ़ने बैठते हैं तो अपनी कॉपी किताबें साथ लेकर के बैठते हैं, क्यों? ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। आपको पेन, कॉपी, बुक्स, लैपटॉप जो भी चाहिए एक ही बार में लेकर के बैठें, बार बार ना उठें। इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट। देन टाइम स्टडी, डिटरमाइनिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू इन अ गिवन पीरियड। अगर 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है तो उस 8 घंटे में आप कितना काम कर सकते हैं, कितने समय में, उस 8 घंटे में आपसे कितना काम करवाना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना। फटीग स्टडी, फटीग मतलब थकान होता है, यानी कि 8 घंटे की शिफ्ट में आपको कितने ब्रेक मिलने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे काम कैसा करवाया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल नेचर का है जहाँ पे आपको कॉग्निटिव रूप से ज़्यादा एक्टिव रहना है, या फिर वो फिजिकल वर्क है जहाँ पे आपकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करना कि आपको कितनी देर में एक ब्रेक मिलना चाहिए और कितनी देर का मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका काम जो है वो ख़राब होगा। जैसे हमारा कंसंट्रेशन के साथ होता है कि 1 घंटा आप प्रॉपर बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो पूरा 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप फिर से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बूस्ट हो जाए और अगला 1 घंटा आप पढ़ सकें। ऐसे ही आप अगर कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 घंटे आपने लगातार काम किया, किसी मशीनरी पे हैं, तो उसके बाद अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए ये फटीग स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। टेलर ने ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही पेमेंट की जाएगी। इससे मोटिवेशन मिलेगा उन लोगों को जो लोग अच्छा काम करते हैं कि भाई अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। दूसरा देख करके उससे मोटिवेट होगा कि अगर मैं भी बेहतर काम करूँ, ज़्यादा काम करूँ तो मुझे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और जो लोग अपनी इनएफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलेगा कि मुझे कम पैसे क्यों मिले, क्योंकि मेरा जो काम है वो अप टू द मार्क नहीं है, स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है। तो मुझे भी अपने आप को और बेटर दिखाने की ज़रूरत है, अपने आप में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसलिए डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम रखा है। नेक्स्ट इज़ मेंटल रिवोल्यूशन, यानी जब ज़रूरत होती है मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपने एटीट्यूड में, अपने स्वभाव में चेंज लाने की, कैसे दोनों को एक दूसरे की नीड को समझने की, दैट इज़ मेंटल रिवोल्यूशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का और सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।